I will start next chapter, that is tribals, Dikus and vision of golden age. This chapter is related with the tribal revolt of India, and these tribals, they faced many problems under the colonial rule. So this is the story of tribals, that they faced many difficulties during colonial rule. Clear? Like before this chapter, I have discussed with you indigo farmers problem. This chapter is related with the tribals. तो tribals कौन होते हैं? Who lived in the forest areas, who lives in the forest areas, पहले भी रहते थे, आज भी रहते हैं. आज भी हमारे इंडिया के फॉरेस्ट एरियाज में, इवन वर्ल्ड के फॉरेस्ट एरियाज में, so many tribals they are living there. Clear? And they are living happily. They are very happy in their forest areas. What the time when colonial rule was in our country, at that time, many tribals, they face problems with the coming of Britishers. Now in this chapter, you will be able to understand why these tribals, they face difficulties, why foreigners, they exploited, what was the reason. So all the answers we will get in this chapter. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सबसे पहले ट्राइबल्स का मीनिंग पता होना चाहिए कि ट्राइबल्स बच्चे कौन होते हैं. ट्राइबल्स द पीपल हु लिव्स नियर फॉरेस्ट एरियाज और इन द फॉरेस्ट एरियाज. इन द मैप ऑफ आवर कंट्री you can see these are some of the areas where still tribals are living. ठीक है, ये वो areas हैं in which still tribal people they are living, like in Himachal, in northeastern, even in Rajasthan, clear, or in South Indian states, many tribals they are living in those areas. Clear? After that, this is a new word for you, Dikus. Who were Dikus? Dikus कौन थे? क्या ये फॉरेनर्स थे? क्या ये कॉलोनियल ब्रिटिशर्स थे? ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या है, Dikus कौन थे? So that I will tell you in this chapter, who were Dikus and why tribals they hated Dikus. हमने ये बताना है कि जो ट्राइबल्स थे वो Dikus को हेट क्यों करते थे. एंड विजन ऑफ गोल्डन एज, यानी कि गोल्डन एज इन ट्राइबल्स के लिए का ड्रीम था कि वो एक गोल्डन एज में रहे, ऐसी गोल्डन एज जिसमें कोई भी एक्सप्लॉयटेशन ना हो. तो क्या उनका ये ड्रीम पूरा हुआ? तो दैट वी विल स्टडी और लर्न इन दिस चैप्टर, दैट इज ट्राइबल Dikus एंड विजन ऑफ गोल्डन एज. जैसे ही बच्चे आपका चैप्टर स्टार्ट होता है, ये स्टोरी स्टार्ट होती है बिरसा मुंडा. बिरसा मुंडा एक ट्राइबल थे जिनको उनके अपने कबीले के लोग जो ट्राइबल्स थे उनको एज अ गॉड मानते. ठीक है, और ये छोटा नागपुर, हमारे इंडिया में झारखंड जो स्टेट है वहां पे छोटा नागपुर के जो फॉरेस्ट एरियाज थे वहां पे इनके ट्राइब का नाम क्या था, कबीले का नाम क्या था? मुंडा. मुंडा वाज द नेम ऑफ द ट्राइब और इसीलिए इनका नाम क्या था? बिरसा मुंडा. ठीक है, तो ये ट्राइबल जो एरियाज थे या जो ट्राइबल्स थे इनके अपने कस्टम्स होते थे और ये नहीं चाहते थे कि कोई इनको इंटरफेयर करे. ये अपने ट्रेडिशंस और अपने सेलिब्रेशंस में बहुत खुश रहते थे और जो इनके कबीले के जो लोग थे इनको वर्शिप करते थे, इनको गॉड की तरह मानते थे. ठीक है, तो ऐसे बहुत से ट्राइबल्स और बहुत से ग्रुप्स का नेम हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. आपने साथ साथ उनको लिखते जाना है ताकि आपको पता होना चाहिए कि हमारे इंडिया में कॉलोनियल टाइम पीरियड में कौन कौन से ट्राइबल्स थे. ठीक है, और क्या क्या उनकी प्रॉब्लम्स थी, उनकी प्रॉब्लम्स क्या थी ब्रिटिश रूल के टाइम पीरियड में. ठीक है, तो अब Dikus, ये वर्ड आपको माइंड में बार बार स्टक कर रहा होगा कि Dikus का मतलब क्या. Dikus का मतलब यहाँ पे क्या है? आउटसाइडर्स. Dikus मतलब आउटसाइडर्स. इन ट्राइबल्स के लिए आउटसाइडर्स थे Dikus. तो ये Dikus इनके लिए आउटसाइडर्स अब कौन थे? जो भी ट्राइबल्स को परेशान करते थे, जो भी ट्राइबल्स को तंग करते थे, जो भी ट्राइबल्स के
के उनके जो कस्टम्स थे उनमें इंटरफेयर करते थे, या जो भी इनको प्रॉब्लम्स पहुंचाते थे वो थे डिकूज, आउटसाइडर्स। जैसे जैसे हम चैप्टर पढ़ेंगे हमें पता लगता रहेगा कि इन ट्राइबल्स के लिए डिकूज कौन थे। क्लियर? तो उससे पहले अब हम पढ़ते हैं इन ट्राइबल्स की प्रॉब्लम्स। इन ट्राइबल्स की प्रॉब्लम्स क्या थी? तो सबसे पहले अलग अलग ग्रुप, यानी कि उस टाइम पीरियड में ट्राइब जो एरिया थे फॉरेस्ट में अलग अलग तरह के ग्रुप्स थे। तो अब हमने उनकी प्रॉब्लम पढ़नी है, उनकी लाइफ के बारे में सबसे पहले पढ़ना है, लाइफ ऑफ ट्राइबल्स, कि इनकी लाइवलीहुड या लाइफ जो थी, कैसे लाइफ स्पेंड करते थे, क्या क्या इनके, जिसे हम कहते हैं कि क्लासिफिकेशन, हम कैसे इनको अलग अलग ग्रुप्स में बांट सकते हैं। लाइफ, सबसे पहले आपको ट्राइबल्स की लाइफ के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, तभी हम उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में जानेंगे ना। सबसे पहले हमें पता होगा कि कितने तरह के ट्राइबल्स हैं, उनका काम क्या था, उसके बाद हम देखेंगे कि उनकी प्रॉब्लम्स क्या है। नंबर 1, झूम कल्टीवेटर। हमारे इंडिया में एक ऐसा ग्रुप था जिसको कहा जाता था झूम कल्टीवेटर्स। इनको झूम कल्टीवेटर्स कहते थे। क्यों? क्योंकि ये एक जगह पर टिककर कल्टीवेशन नहीं करते। शिफ्टिंग, शिफ्टिंग का मतलब है कीप ऑन शिफ्टिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इसलिए इनको शिफ्टिंग कल्टीवेशन या शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स भी कहा जाता था। ठीक है, तो हमारे इंडिया में ये मेनली कौन सी स्टेट्स में ज्यादा थे? नॉर्थ ईस्ट या सेंट्रल इंडिया। इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात करें या सेंट्रल इंडिया में झूम कल्टीवेटर्स जो थे वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को बहुत ध्यान से सुनना है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन का मतलब क्या होता है? ये कल्टीवेटर्स जिस जगह पे रहते थे उसके आसपास इनके घर होते थे, और ये आसपास के फॉरेस्ट जहां पे इनके घर होते थे, आसपास जो भी ट्रीज होते थे, पहले वो अलग अलग पैच, पैच का मतलब क्या होता है? अलग अलग पार्ट्स। सबसे पहले इस पैच को डिसाइड किया, ठीक है, और इस पैच के जितने भी ट्रीज होते थे इनको कट करते थे, स्लैश एंड बर्न, और उसके बाद दे बर्न्ड द फॉरेस्ट एरियाज, बर्न द ट्रीज, वो ट्रीज को जला देते थे। जलाने के बाद वेट करते थे, और एशेज, एशेज का मतलब है कि जब आसपास राख बच जाती थी तो उस पे एग्रीकल्चर करते थे। और ये प्रोसेस, यानी कि एग्रीकल्चर का मतलब होता है दे सो द सीड्स, और उसके बाद इरिगेशन, पानी जो है उसको प्रॉपर्ली पानी देना, और उसके बाद जब उनकी क्रॉप्स पक जाती थी तो उसके बाद दे हार्वेस्टेड द क्रॉप्स एंड रिपीटेड द प्रोसेस अनदर पैच, फिर दूसरे पैच उस इसको फिर खाली छोड़ देते थे ताकि कुछ देर के लिए इसमें जो है प्लांटेशन या ट्रीज जो है वो, देन रिपीटेड द सेम प्रोसेस ऑन अनदर पैच। और धीरे 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 जब उनके आसपास के फॉरेस्ट के सारी लैंड जो थी वो उसको यूज कर लेते थे, देन दे लेफ्ट द प्लेस एंड शिफ्टेड टू अनदर पैच। कुछ ईयर्स के बाद जब इन एरियाज में ट्रीज उग जाते थे, देन इस एरिया से वापस वो इस एरिया में आ जाते होंगे या किसी और एरिया में चले जाते होंगे, और मे बी शायद इस एरिया में कोई और शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स आ जाते हैं। तो बिकॉज एट दैट टाइम लैंड वाज नॉट ओन्ड, उनके पास लैंड उनकी अपनी नहीं होती, तो ये ट्राइबल जो थे जहां पर जाते थे उन एरियाज की लैंड को ऑक्यूपाई कर लेते। So that was called shifting cultivation. इसको shifting cultivation कहते थे because they keep on shifting from one place to another. एक जगह पर टिककर एग्रीकल्चर नहीं करते। ये थे शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स, झूम कल्टीवेटर्स। सेकेंड कैटेगरी जो थी वो किनकी थी? हंटर एंड गैदरर्स।
हंटर मीन्स हंटिंग जो करते हैं। गैदरर, गैदरर कौन होते हैं? जो क्रॉप्स उगाते नहीं है बल्कि गैदर करते हैं। इनका मेन काम क्या होता है? ये हंटिंग और गैदरिंग। इनके पास इनके एनिमल्स होते थे और वो एनिमल्स के साथ एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे, यानी कि एग्रीकल्चर नहीं करते। तो इनका मेन नाम क्या है? हॉर्न्स, कबीले का नाम है ये। हॉर्न्स, ये कौन सी स्टेट से थे? ओडिशा। ओडिशा स्टेट के पास थे ये, ठीक है। एंड ये क्या करते थे? मेन फॉरेस्ट एरियाज में जाकर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, फॉरेस्ट की चीजें जो होती हैं वो लेकर विलेज एरियाज में सप्लाई करते थे और विलेजर्स से ये एक्सचेंज करते थे गुड्स, ठीक है। यानी कि फॉरेस्ट प्रोड्यूस क्या होते हैं? मेडिसिन, हर्ब्स, फ्यूल, लाइक फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो होते हैं, ठीक है, सीड्स। तो ये उसके बदले में विलेज टू विलेज जाकर उन लोगों से एक्सचेंज करते थे। एक्सचेंज फूड आइटम्स विद फॉरेस्ट प्रोड्यूस। आप ये बताओगे, दे एक्सचेंज फूड आइटम्स विद फॉरेस्ट प्रोड्यूस। इनके पास जो सामान होता था उससे ये फूड क्रॉप्स खरीदते थे। इसके अलावा ये और क्या काम करते थे? लेबर, लोडिंग, अपने एनिमल्स के ऊपर सामान लोडिंग का काम करते थे। तो ये लोग एग्रीकल्चरिस्ट नहीं थे। तो जब हमारी कंट्री में ब्रिटिशर्स आए उस टाइम पर में ये भी एक कम्युनिटी थी जो फॉरेस्ट एरियाज में रह रही थी, ठीक है। तो हम साइड बाय साइड ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये जो हंटर एंड गैदरर्स थे इनके पास मनी नहीं होती, ये सिर्फ एक्सचेंज करते थे थिंग्स। लेकिन कई बार इनको अगर मनी की जरूरत होती थी तो ये मनी जो है वो किन से लेते थे? मनी लैंडर्स। लेकिन आपको पता है हमारे इंडिया में मनी लैंडर्स जो थे वो इनको बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते थे इन हंटर एंड गैदरर्स या शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स की। इवन ट्रेडर्स जो इनसे सामान लेकर फॉरेस्ट प्रोड्यूस लेकर इनको कम रेट देते थे और बाकी मार्केट्स में उनको जाकर बेचते थे। जैसे सपोज हम कह लें कि आइवरी, हाथी दांत होता है, वो हाथी दांत इनसे खरीदते थे कम रेट पे और ट्रेडर्स जो थे वो दूसरी मार्केट्स में उसको हाई रेट पे बेचते थे। या हाइड्स ऑफ एनिमल स्किन, लेदर बनाने के लिए इनसे लिया जाता था कम रेट पे और ट्रेडर्स जो थे वो बाहर मार्केट में, चाहे इंडिया में चाहे फॉरेन में, उसको हाई रेट पे बेचते थे। तो अल्टीमेटली ट्रेडर्स और मनी लैंडर्स दोनों ही इनको क्या करते थे? एक्सप्लॉयट। मनी लैंडर्स एक्सप्लॉयट कैसे करते थे? चार्जिंग हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। इनके ऊपर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाता था। इवन कई जो विलेजर्स थे वो इनको जो फूड क्रॉप्स थी वो भी हाई रेट पे देते थे। एंड ट्रेडर्स जो थे, ट्रेडर्स जो इनसे एनिमल स्किन लेते थे या आइवरी लेते थे या फॉरेस्ट प्रोड्यूस रबर या हम गम लेते थे या हनी लेते थे, जो भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस होता था उसको हाई रेट पे बेचते थे, लेकिन इनको कम रेट मिलता। तो दे वर एक्सप्लॉइटेड बाय दीज पीपल। तो ये दोनों ही कैटेगरीज जो थी वो इनके लिए क्या थी? डिकूज। डिकूज का मतलब आउटसाइडर्स। ये लोग इनको आउटसाइडर्स कहते थे कि जो इनको परेशान करते थे। ट्रेडर्स हो गए, मनी लैंडर्स हो गए, ठीक है। तो इनके लिए, ट्राइबल्स के लिए ये लोग कौन थे? डिकूज, जो इनको हरास करते थे, ठीक है। तो ये हमने अब सेकंड कैटेगरी पढ़ी, हंटर्स एंड गैदरर्स। इसके अलावा एक और कैटेगरी जो हमारे इंडिया के फॉरेस्ट में रहती थी वो थे पेस्टोरलिस्ट और हर्डर्स। हर्डर्स ग्रुप ऑफ शीप, ग्रुप ऑफ गॉट, जिनको वो हर्डिंग के लिए लेकर जाते हैं, ग्रेजिंग के लिए लेकर जाते हैं, ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं? हर्डर्स। इनको अपने शीप और गॉट के लिए क्या चाहिए होते हैं? ग्रेजिंग ग्राउंड, जिनको क्या बोलते हैं? पास्चर्स। ग्रेजिंग ग्राउंड को क्या बोलते हैं? पास्चर्स। तो ऐसे ग्रेजर, एनिमल ग्रेजर जो थे, जो एनिमल को ग्रेजिंग के लिए लेकर जाते थे, उनके पास ग्रुप ऑफ एनिमल्स होते थे। शीप, गॉट, गॉट को मिल्क और मिल्क मेड प्रोडक्ट्स, मीट के लिए, शीप वूल के लिए,
हिली एरिया स्पेशली, ऐसे ग्रुप को क्या बोलते थे? पेस्टोरलिस्ट। हर्डर्स, दे रियर एनिमल्स एंड मूव फ्रॉम वन सीजन टू अनदर। ये हिली एरियाज में बेसिकली रहते थे। हिली एरियाज में जब स्नोफॉल होती थी तब ये एनिमल्स को लेकर नीचे वाले लोअर प्लेसेस में आ जाते थे, ठीक है। और जिस टाइम पीरियड में सीजन क्लियर होता था उस टाइम पीरियड में ये अपने एनिमल्स को दूसरे एरियाज में लेकर जाते। और ऐसे कुछ जो लोग हैं उनको क्या कहा जाता है? गुज्जर्स, गद्दीज, बकरवाल। ये कुछ कबीलों के नाम हैं, ट्राइबल्स, गुज्जर, बकरवाल, गद्दीज, जिन जो पेस्टोरलिस्ट हैं, पास्चर्स थे इनके अपने 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 नहीं थे, मतलब ओपन ग्राउंड होती थी, ये अपने एनिमल्स को ग्रेजिंग के लिए लेकर जाते थे और कबीलों में रहते थे और इनके अपने अपने एनिमल। जब भी ये कबीला एक एरिया से दूसरे एरिया में शिफ्ट होता था तो सारे इकट्ठे ही कारवां बनाकर जाते थे, अकेले अकेले ट्रेवल नहीं करते थे। और रास्ते में इनके पास जो भी सामान होता था उसको बेचते थे, खरीदते थे। तो इस तरह से इनकी लाइफ जो है वो चल रही थी। इट मीन्स ये भी परमानेंट प्लेस पे नहीं रहते थे, किसी एक जगह पर नहीं रहते थे, ठीक है। इसके अलावा ये तो था थर्ड, लेकिन इसके अलावा एक और ग्रुप था जिनको कहा जाता है सेटल्ड कल्टीवेटर्स। सेटल्ड वर्ड नाम से ही पता लग गया, सेटल्ड का मतलब होता है एक जगह पे सेटल होकर रहते थे। तो मुंडाज, मैंने अभी आपको सबसे पहले बताया था, मुंडाज, छोटा नागपुर, ये जो कबीले थे वो एक ही जगह पर रहते थे, ये जगह जगह बार बार शिफ्ट नहीं करते थे, अपने पूरी फैमिली अपने ग्रुप के साथ, पूरे क्लैन के साथ, पूरे ग्रुप के साथ एक ही जगह पे रहते थे, छोटा नागपुर। इसके अलावा गोंड, सेंथाल्स, गोंड, सेंथाल, ये भी अपने अपने एरियाज में रहते थे। ये भी सिविलाइज कह लो कि ये शिफ्ट नहीं करते थे। सेटिंग कल्टीवेटर्स का मतलब होता है इनकी जगह इनकी फिक्स होती थी, ये बार बार अपने ग्रुप को लेकर, अपने कबीलों को लेकर एक जगह से दूसरी का ट्रेवल नहीं करते थे। क्लियर? तो ये थे पहले, सबसे मैंने आपके साथ डिस्कस किए हमारे इंडिया में कौन कौन से ग्रुप्स थे। ठीक है बच्चे, क्लियर है? इट इज क्लियर? अभी आपको पता लगा कि हमारी कंट्री में कौन कौन से ट्राइबल्स थे? ओके, वेरी गुड। अब आप मुझे ये बताओ कि जब ब्रिटिशर्स आए तो ब्रिटिशर्स के आने से या ब्रिटिशर्स को इनके साथ क्या लॉस हुआ होगा? ब्रिटिशर्स इनको अपना एक लॉस मानते थे। ब्रिटिशर्स कहते थे कि ये कंट्री को एक लॉस दे रहे हैं। व्हाई? व्हाई ब्रिटिशर्स दे कंसिडर्ड देमसेल्फ एज वाइल्ड? ब्रिटिशर्स इनको कहते हैं कि वाइल्ड हैं, ये कंट्री के फाइनेंशियल रिसोर्सेज को नुकसान पहुंचा रहे हैं और इनको जो है इनकी कल्टीवेशन को बंद कर देना चाहिए। व्हाई? क्यों? क्या रीजन है? यस बानी, विल यू बी एबल टू गिव द आंसर? हाँ जी, कीप ए माइक ऑन। हाँ जी, यस, हाउ? टेल मी। Shifting cultivation. हाउ बानी? हाउ दीज आर नॉट प्रॉफिटेबल फॉर ब्रिटिश? मैम जब ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे तो हम फॉरेस्ट को काटते थे। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। तो जब ये शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स करते थे ना, फॉरेस्ट को काटते थे, तो आपको पता है कि इनको नहीं पता था कुछ ट्रीज बहुत वैल्यूएबल थे। ब्रिटिशर्स वो ट्रीज इंडिया से फॉरेन कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते थे, टीक, साल, ओक, और ये ट्रीज की वुड बहुत सॉलिड होती थी, इनसे स्लीपर्स बनते हैं, रेलवे ट्रैक्स। आपने देखा होगा रेलवे ट्रैक्स जो होती है ना, रेलवे ट्रैक्स के बीच में स्लीपर्स होते हैं वुडन, वो बहुत ड्यूरेबल होती है। इवन शिप, पुराने टाइम में जो शिप थे वो वुड से बनते थे। तो ब्रिटिशर्स को इंडिया से ये फॉरेस्ट टिम्बर चाहिए थी, लेकिन शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स इसको बर्न कर रहे थे, तो दैट वाज नॉट प्रॉफिटेबल। और आपको पता है फिर ब्रिटिशर्स ने क्या किया? शिफ्टिंग कल्टीवेशन को बैन कर दिया। और जब शिफ्टिंग कल्टीवेशन को बैन किया, एट दैट टाइम द प्रॉब्लम स्टार्टेड। और इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि इनकी प्रॉब्लम स्टार्ट हो। अब हम पढ़ेंगे हाउ दीज ट्राइबल्स फेस्ड डिफिकल्टीज व्हेन
ब्रिटिशर्स, Excuse me, ma'am, I have a doubt. हाँ जी बेटा, हाँ जी बोलिए बच्चे। यस, कीप योर माइक ऑन। हाँ जी बोलो, आस्क योर क्वेश्चन। हाँ जी मैम जैसे अभी आप कल्टीवेटर सोच सकते हैं, हम मुंडास में जो टाइप होते थे। हाँ जी रिपीट। मैम जो मुंडास होते थे वो सेटल्ड कल्टीवेटर्स की टाइप होते थे। हाँ जी, सेटल्ड कल्टीवेटर्स, मुंडास, संथाल्स एंड गॉन्ड्स। ठीक है, क्लियर? ओके बेटा। हाँ जी, अब हम पढ़ेंगे ब्रिटिशर्स implemented forest laws when they came in our country. They found it difficult to collect revenue. आपको पता है इससे पहले हमने कहा कि उन्होंने एग्रीकल्चर के लिए परमानेंट सेटलमेंट, महलवाड़ी सेटलमेंट, रैयतवाड़ी सेटलमेंट बनाया। अब इनके लिए क्या सेटलमेंट पॉलिसी बनाई फॉरनर्स ने या ब्रिटिशर्स ने? ट्राइबल्स के लिए पॉलिसी क्या बनाई? क्योंकि ये लोग तो एक जगह से दूसरी का शिफ्ट करते रहते थे, तो ये रेवेन्यू कैसे देंगे? तो उनके पास तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं था ब्रिटिशर्स के पास कि कितने नंबर ऑफ ट्राइबल्स हैं। तो दैट्स व्हाई दे फॉर्मुलेटेड फॉरेस्ट लॉज। और इन लॉज के बाद बहुत से जो कबीले थे, बहुत से जो ट्राइबल्स थे, उनको लॉस हुआ। क्या क्या लॉस हुआ? सबसे पहले हम वो पढ़ेंगे। नंबर 1, सबसे पहले जो लॉस जो हुआ वो किनको हुआ? जो कबीलों के सरदार, कबीलों के मुखिया होते थे, जिनको मेन हम ये कह सकते हैं जो ट्राइबल हेड होते थे, चीफ लॉस। सबसे पहला लॉस किनको हुआ? जो ट्राइबल हेड या चीफ होते थे। ब्रिटिशर्स के आने से पहले कबीले का जो सरदार, कबीले का मुखिया जो होता था, चीफ होता था, उसकी सभी रिस्पेक्ट करते थे और सभी लोग अपने कबीले का कुछ परसेंट जो था वो अपने मुखिया को देते थे, क्योंकि मुखिया उनको प्रोटेक्ट करता था। कभी भी एक कबीला जब दूसरे कबीले पे अटैक करता था तो ये जो चीफ होते थे, ये जो हेड होते थे, वो अपने अपने ट्राइबल्स को प्रोटेक्ट करते थे। लेकिन अब जब ब्रिटिशर्स लॉज बन गए, फॉरेस्ट लॉज बन गए, तो ब्रिटिशर्स जो थे वो कबीलों से मनी मांगते थे। तो जो ऑब्वियसली जो चीफ होगा, वो चीफ के पास जो भी मनी थी, अब उसके पास मनी कम हो जाएगी, क्योंकि अब वो मनी उसको किसको देनी पड़ेगी? ब्रिटिशर्स को। या जो कबीले थे, कबीलों के लोगों को अब कबीले के हेड को मनी नहीं देंगे, बल्कि वो मनी किसको देंगे? ब्रिटिश गवर्नमेंट को, बिकॉज एट दैट टाइम ऑल द फॉरेस्ट वर कंट्रोल्ड बाय द ब्रिटिशर्स। जब हमारी कंट्री में फॉरेस्ट एक्ट बना तो ऑल द फॉरेस्ट वर कंट्रोल्ड बाय ब्रिटिशर्स, सो नाउ ट्राइबल्स दे हैड टू पे डायरेक्टली टू ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब वो चीफ को नहीं देंगे, ठीक है। इसके अलावा जो मुखिया था, ट्राइबल्स का जो मुखिया होता था, उसको ये लोग गिफ्ट देते थे, ट्रिब्यूट्स देते थे, अब वो भी खत्म हो गए, ठीक है। और नाउ विद द कमिंग ऑफ, आपने ये बताना है, विद द कमिंग ऑफ ब्रिटिशर्स दीज ट्राइबल हेड दे लॉस्ट देयर पावर। वो अपनी पावर उनको खत्म हो गई, क्योंकि अब वो किसी भी तरह से मनी कलेक्ट नहीं कर सकते थे, और अगर वो कलेक्ट करते भी तो ये मनी अब किसको देनी थी? ब्रिटिशर्स को। So that's why they had to follow British laws. अब उनको फॉरेस्ट लॉज या ब्रिटिश लॉज जो थे वो फॉलो करने पड़े, और इसका मतलब है कि ब्रिटिशर्स के आने से, फॉरेस्ट लॉज के आने से सबसे ज्यादा लॉस किनको हुआ? ट्राइबल हेड्स को लॉस। सेकेंड लॉस किनको हुआ? लॉस टू शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स। तो इसके लिए सबसे पहले आप ये याद रखो, व्हाई शिफ्टिंग कल्टीवेटर वाज नॉट प्रॉफिटेबल, जैसे बानी ने अभी बताया, बिकॉज when shifting cultivators they burn the forest areas, they burn the trees, they also burnt valuable timber like teak, saul, oak tree, and that wood was durable. So this was a loss to Britishers. तो ब्रिटिशर्स इस लॉस को खत्म करने के लिए शिफ्टिंग कल्टीवेशन को बैन करना चाहते हैं। एंड सेकेंड थिंग, ये शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स एक जगह से दूसरी जगह जब शिफ्ट करते थे तो इनकी पॉपुलेशन का कोई रिकॉर्ड नहीं था। रिकॉर्ड नहीं होगा तो उनके पास रेवेन्यू नहीं आएगा। सो दैट्स वाई शिफ्टिंग कल्टीवेटर की मूवमेंट को बंद कर दिया, और उसको इसके लिए फोर्स किया गया कि वो एक ही जगह पर रहें और शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स को बंद, जो कल्टीवेशन है उसको बंद करो। एंड इसीलिए
Britishers, they wanted that these shifting cultivators should be settled, क्योंकि अगर वो सेटल होंगे देन इट विल बी इजी टू कंट्रोल, उनको कंट्रोल किया जाएगा। और दूसरा क्या होगा, ब्रिटिशर्स को एक रेगुलर रेवेन्यू सोर्स मिलेगा इनसे। जब ये रेवेन्यू देंगे तो ब्रिटिशर्स को रेगुलरिटी जो है वो होगी रेवेन्यू सोर्स में। और इसीलिए ब्रिटिशर्स ने कुछ लैंड पॉलिसीज बनाई, लैंड एक्ट्स बनाए, फॉरेस्ट लॉज बनाए, और जूम कल्टीवेटर्स जो थे, शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स जो थे, ठीक है, उनको जो है इन लॉज को फॉलो करना पड़ा, इन लॉज को मानना पड़ा। क्या लॉज बनाए वो आगे थर्ड बताओगे आप। टू रिजर्व फॉरेस्ट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जो लॉ बनाया उसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या डिसाइड किया, टू रिजर्व फॉरेस्ट, फॉरेस्ट को रिजर्व करना। रिजर्व फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर एरिया के आसपास अगर फॉरेस्ट हैं तो जिस एरिया को मैंने सारा शेड किया है इस एरिया को माना गया रिजर्व फॉरेस्ट। इसका मतलब है इन एरियाज में इंडियन ट्राइबल्स या शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स एंटर नहीं कर पाएंगे ब्रिटिशर्स की परमिशन के बिना। रिजर्व कर दिया, रिजर्वेशन कर दी फॉरेस्ट की, ठीक है। और इन एरियाज में जो भी इंपॉर्टेंट वुड, टीक, सॉल, शीशम या जो भी ऑक ट्रीज थे उनको काटने का राइट जो था वो सिर्फ किसके पास था, ब्रिटिश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास। और अगर कोई भी पर्सन इन फॉरेस्ट में एंटर करता था तो उसको क्रिमिनल डिक्लेयर कर दिया जाता था, उसको पनिश किया जाता था। तो टोटली दीज एरियाज वर रिजर्व फॉर ब्रिटिशर्स, ब्रिटिश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए रिजर्व कर दी। क्लियर। नेक्स्ट फिर हमने इसमें बताना है, नेक्स्ट इज फिर हमने बताना है सम एरियाज वर कंसिडर्ड एज, कुछ एरियाज को क्या कर दिया, जहां पे मैंने पी लिखा है प्रोटेक्टेड, ये बन गए रिजर्व, ये बन गए प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड का मतलब क्या होता है कि अगर इन एरियाज में कोई भी विलेजर या कोई भी कल्टीवेटर आना चाहता है, वो फॉरेस्ट प्रोड्यूस लेना चाहता है या अपने एनिमल को ग्रेजिंग के लिए लेके आना चाहता है, ठीक है, लेकिन उसको क्या देना पड़ेगा, टैक्स। जो भी सामान वो लेकर यहाँ से जाएगा या जितने एनिमल्स को ग्रेजिंग के लिए यहाँ पर लेकर आएगा उसको क्या पे करना पड़ेगा, टैक्स। जिससे अब फिर फॉरेनर्स को क्या मिली, ब्रिटिशर्स को क्या मिली, इनकम। ताकि अगर वो एनिमल्स को लेकर जाते हैं ग्रेजिंग के लिए या फॉरेस्ट प्रोड्यूस लेने जाते हैं, जो भी लेंगे उसके ऊपर इन लोगों को, ब्रिटिशर्स को क्या देना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से ब्रिटिशर्स ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो था उन्होंने धीरे धीरे अपने रेवेन्यू सोर्सेज को बढ़ाना शुरू कर दिया और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ट्राइबल्स के ऊपर कंट्रोल करना शुरू कर दिया। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आई, जब इन फॉरेस्ट को रिजर्व कर दिया तो इसमें अब इंडियंस नहीं आएंगे, तो ब्रिटिशर्स खुद थोड़ी लोडिंग का काम करेंगे, ट्रीज कौन काटेगा। और ट्रीज के बड़े बड़े जो लॉग्स होते थे उनको फॉरेस्ट से बाहर कौन, रोड से कौन लेकर आएगा। तो इसके लिए इनको क्या रिक्वायर्ड थी, लेबर। इनको कौन चाहिए थे, अब लेबर चाहिए थे। तो ये लेबर कौन थे, किसको लेबर बनाते, तो इसके लिए ब्रिटिशर्स ने क्या किया, एक और जिसे हम कहते हैं कि काइंड ऑफ पार्ट बनाया जिसको कहा जाता है फॉरेस्ट विलेज। इस पार्ट को क्या बना दिया, फॉरेस्ट विलेज। अगेन आई एम रिपीटिंग, इस पार्ट को क्या बना दिया, फॉरेस्ट विलेज। अब इस फॉरेस्ट विलेज का मतलब क्या है कि उन्होंने कुछ कल्टीवेटर्स को यहाँ पे रहने की परमिशन दे दी कि कुछ लोग जो हैं वो यहाँ पे रह सकते हैं, लेकिन वो टैक्स नहीं देंगे और इसके बदले में वो क्या करेंगे, फ्री लेबर, दे विल प्रोवाइड फ्री लेबर। वो तभी यहाँ पे रह सकते हैं जब वो ब्रिटिशर्स के लिए लोडिंग का काम करेंगे, ट्रीज को काटेंगे, लोडिंग का काम करेंगे, अपने अपने एनिमल्स के ऊपर लॉग्स को लेकर रोड्स एरियाज तक सप्लाई करेंगे और बदले में वो यहाँ पर रह सकते हैं। इन फॉरेस्ट एरियाज में वो जो भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस लेंगे उन पे उनको कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। इसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा, फ्री लेबर।
और बदले में ब्रिटिशर्स को फूड प्रोवाइड करते थे, जो भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो था वो देते थे। तो इस तरह से ब्रिटिशर्स ने क्या किया, फॉरेस्ट एरियाज को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड विलेज फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट में टोटली एंट्री बैन कर दी, प्रोटेक्टेड में आ सकते हैं लेकिन विद परमिशन एंड टैक्स, और ये कुछ पार्ट था जिस पार्ट में वो रह सकते हैं लेकिन उनको टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, पर बदले में वो क्या करेंगे, फ्री लेबर, और लेबर करने के लिए ब्रिटिशर्स उनको किसी भी तरह से, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उनको किसी भी तरह से कोई भी सैलरी नहीं दे रहे, ठीक है। और इस तरह से कई जो फॉरेस्ट एरियाज जो थे उन और एरियाज को इस तरह से रिजर्व किया गया। क्लियर? अब प्रॉब्लम कहाँ पे हुई, सपोज अगर यहाँ पे जो लोग पहले रहते थे, अब इन लोगों को ये जगह छोड़कर जाना पड़ेगा, क्योंकि वो इन एरियाज में अगर रहते थे, इन एरियाज को रिजर्व कर दिया गया, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने ये सर्वे किया कि ये एरियाज तो बेस्ट एरियाज हैं। इन एरियाज में से जब लोगों को जाना पड़ा तो दैट्स व्हाई रिवोल्ट स्टार्टेड एंड मैनी ट्राइबल्स दे इनिशिएटेड रिवोल्ट्स। बहुत से रिवोल्ट्स हुए इंडिया में, ट्राइबल्स रिवोल्ट, ठीक है, फॉरेस्ट सत्याग्रह, रिवोल्ट्स। तो अब हम ऐसे ही कुछ रिवोल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। कुछ आपकी बुक में कुछ रिवोल्ट जो है, एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवोल्ट बताया गया है, रिवोल्ट ऑफ सोनग्राम संगमा। ठीक है, इसका ईयर कौन सा था, 1906। देन फॉरेस्ट सत्याग्रह 1930, जिसमें महात्मा गांधी जी ने फॉरेस्ट पीपल उनको सपोर्ट किया, ठीक है। तो इस तरह से हमारी कंट्री में बहुत से ट्राइबल्स ने रिवोल्ट किए और अपनी अपनी तरह से जो ट्राइबल्स या जो भी हमारी कंट्री में उस टाइम पीरियड में प्रॉब्लम्स थी उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी किया। और मैनी ट्राइबल्स दे वर अरेस्टेड आल्सो, बहुत से ट्राइबल्स को अरेस्ट भी किया गया, ठीक है। और इस तरह से हमारी कंट्री में जो ट्राइबल्स की प्रॉब्लम्स थी वो सॉल्व नहीं हो पाई, ठीक है। तो whatever I have discussed with you, you have to read the chapter thoroughly, and now on Monday I will discuss another part, next part of this chapter, okay.